Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nasar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, we are here in BA series. आज रेडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर। मेरी पिछली वीडियो में हमने गैस फील्ड डिटेक्टर और उसके डिफरेंट रीजन पे बात की थी। अगर स्टूडेंट आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उसे देख लीजिएगा। गैस फील्ड डिटेक्टर जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर, एक को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल काउंटर, एक को हम कहते हैं गेगर मुलर काउंटर। इन तीनों पे 1 बाय 1 बात करूंगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मेरे पास है आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर इज द फर्स्ट टाइप ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर। इसका एम क्या है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट हाई एनर्जी न्यूक्लियर पार्टिकल लाइक अल्फा पार्टिकल मोस्टली। इस डिटेक्टर को ज्यादातर हम हाई एनर्जी पार्टिकल जो ज्यादा आयोनाइजेशन काज कर सकें, जिनकी आयोनाइजेशन पावर ज्यादा हो, हाई आयोनाइजिंग पावर पार्टिकल लाइक अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। लो आयोनाइजिंग पावर पार्टिकल लाइक बीटा पार्टिकल लाइक गामा रेज इससे डिटेक्ट की जा सकती हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। इसलिए प्रेफर किया जाता है कि इस डिटेक्टर को यूज़ किया जाए फॉर द डिटेक्शन ऑफ हाई आयोनाइजिंग पावर पार्टिकल लाइक अल्फा पार्टिकल। स्टूडेंट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन चैम्बर इज एग्जैक्टली सेम as we have described in gas field detector। जनरल गैस फील्ड डिटेक्टर का जो प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल वही है। यानी दिस डिटेक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट इज कि व्हेन इनकमिंग न्यूक्लियर पार्टिकल एंटर इनटू द डिटेक्टर, these incoming nuclear particle interact with the filler gas and cause ionization in the gas. When ionization occur in the gas, ions pair are produced. Negatively charged electron are produced, positively charged ion are produced. These ions move toward respective electrode. In this way, when electron move through the external circuit, potential drop occur across the load resistance, and that potential drop is recorded and gives signal in form of pulse. Pulse height and number of pulse are recorded, from which magnitude of energy of particle and number of particle are determined। यानी इसका प्रिंसिपल वही है जो जनरल गैस फील्ड डिटेक्टर का होता है। इनकमिंग न्यूक्लियर पार्टिकल जब डिटेक्टर में एंटर होते हैं, ये डिटेक्टर में मौजूद गैस को आयोनाइज कर देते हैं। इनकमिंग न्यूक्लियर पार्टिकल अपनी एनर्जी गैस मॉलिक्यूल को जब ट्रांसफर करते हैं, वो गैस मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल के जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। इस तरह आयन और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज आयन बनते हैं, जो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। जब ये इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। वो करंट जब लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप करता है, वो पोटेंशियल ड्रॉप जितना ज़्यादा करंट गुजरेगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगी, उतनी ज़्यादा हाइट बनेगी पल्स की। हाइट ऑफ द पल्स हमें पता चलेगा कि एनर्जी कितनी है, और नंबर ऑफ पल्स हमें पता चलेगा कि न्यूक्लियर पार्टिकल की एक्टिविटी यानी नंबर कितने हैं। तो ये इसका स्टूडेंट क्या होता है? प्रिंसिपल होता है जी। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ आयोनाइजेशन चैम्बर इज एग्जैक्टली सिमिलर एज वी हैव डिस्क्राइब्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। यानी जो गैस फील्ड डिटेक्टर की जनरल कंस्ट्रक्शन थी, एग्जैक्टली वही कंस्ट्रक्शन है। क्या मतलब? स्टूडेंट गैस आयोनाइजेशन चैम्बर हमारे पास एक मेटालिक सिलेंडर होता है, हालो मेटालिक सिलेंडर होता है, जिसको हमने कनेक्ट किया होता है किसके साथ? जिसको हमने कनेक्ट किया होता है नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ। ये हालो सिलेंडर एक्ट करता है एज अ व्हाट?
एज ए एनोड, सॉरी एज ए कैथोड। अब सेंटर में एक थिन वायर होती है जो नॉर्मली टंगस्टन की होती है। ये वायर को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ और ये एक्ट करता है एज ए एनोड। अब इस वायर और इलेक्ट्रिकल सिलेंडर का आपस में डायरेक्ट इन कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। इस कांटेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम इंसुलेटिंग प्लग यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, जो टंगस्टन वायर और सिलेंडर को आपस में इन कांटेक्ट नहीं होने देते। अब स्टूडेंट, इस जो वायर है इसमें हमारे पास लोड रेजिस्टेंस होता है और आगे हमारे पास लगा होता है कैपेसिटर लगा होता है। फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इज टू प्रिवेंट एनी अनडिजायरेबल नॉइज सिग्नल। जो अनडिजायरेबल कोई सिग्नल हो उसको प्लग करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है बेसिकली। और फिर आगे एम्पलीफायर लगा होता है और काउंटर लगा होता है। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर जो था, यानी आयोनाइजेशन चैम्बर की ये कंस्ट्रक्शन है। स्टूडेंट आगे भी जब हम इसकी दूसरी टाइप पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम होगी। अब स्टूडेंट ये वर्किंग कैसे करेगा, इसकी वर्किंग की बात करते हैं। सबसे पहले जो हमने पिछली वीडियो के अंदर ग्राफ पढ़ा था, ये वाला डिटेक्टर वर्क करता है इन V2 to V3 वोल्टेज रेंज, यानी ये दूसरे रीजन के अंदर वर्क करता है। इसकी वोल्टेज रेंज होती है 100 to 400 वोल्ट। 100 to 400 वोल्ट इसकी वोल्टेज रेंज होती है। अब स्टूडेंट इस पे बात करता हूं जी। आयोनाइजेशन चेंबर डिटेक्टर जो होता है वो V2 to V3 वोल्टेज रेंज में वर्क करता है। अब जब न्यूक्लियर पार्टिकल इस डिटेक्टर में एंटर होते हैं तो उन न्यूक्लियर पार्टिकल की एनर्जी इतनी होती है कि वो क्या करते हैं, वो फिलर गैस को आयोनाइज कर देते हैं। अब फिलर गैस को जब ये आयोनाइज करेंगे तो पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन बनेंगे। पोटेंशियल इतनी अप्लाई हमने की होती है कि वो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन को, जो बैटरी की पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रोड की पावर इतनी होती है कि वो इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन या पार्टिकल डिटेक्टर में एंटर हुई, इससे जो आयन बने इनको प्राइमरी आयंस कहते हैं। प्राइमरी आयन की काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाती है ड्यू टू पोटेंशियल वैल्यू। पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड के क्रॉस लगाई होती है, उस पोटेंशियल की वजह से इन प्राइमरी आयन की काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाती है, वो पोटेंशियल इन आयन को इतना एक्सेलरेशन दे देती है कि ये सारे के सारे आयन क्या हो जाते हैं, सारे के सारे आयन करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाते हैं। यानी ये पोटेंशियल पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिकम्बाइन नहीं होने देती। लेकिन ये पोटेंशियल इतनी रेंज में होती है कि इससे इलेक्ट्रॉन्स को, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलती कि वो सेकेंडरी आयोनाइजेशन कर सकें। यानी इस रीजन के अंदर जो आयन प्रोड्यूस करेंगे न्यूक्लियर पार्टिकल या रेडिएशन, सिर्फ वही आयंस और इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इन द पाथ, जब वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे होंगे, रास्ते में वो कोई सेकेंडरी आयोनाइजेशन काज नहीं करेंगे। इसलिए इस रीजन में जो पल्स बनेगी, पल्स हाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। जब हम ग्राफ को देखें प्रीवियस वीडियो के अंदर, इस रीजन के अंदर ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होता है। यानी वोल्टेज इस रीजन के अंदर इंक्रीज करने से सेकेंडरी आयोनाइजेशन नहीं होती। हमारे पास जो पल्स हाइट होती है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पल्स हाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज बट directly depends upon the energy dissipated inside the detector by the nuclear particle or radiation। न्यूक्लियर पार्टिकल या रेडिएशन ने जो एनर्जी डेसिपेट की है उससे आयन बनेंगे। वो आयन सारे इलेक्ट्रोड तक पहुंचेंगे, करंट प्रोड्यूस होगा। वो करंट जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगी, पल्स हाइट उससे बनेगी। इस
डिटेक्टर के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट याद रखना, अगर डिटेक्टर रिस्पांस स्लो हो, इफ द रिस्पांस ऑफ द डिटेक्टर इज लो कंपेयर टू रेट ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल, जो पार्टिकल जो आयन बने उनकी रफ्तार के मुकाबले में अगर डिटेक्टर का रिस्पांस स्लो हो तो फिर स्टेडी डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है, स्टेडी डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है। यानी अगर डिटेक्टर का रिस्पांस स्लो हो, पहले वाले आयन को जब वो रिस्पांस करेगा दूसरे आयन पहुंच आएंगे, फिर उनको रिस्पांस करेगा नेक्स्ट आयन पहुंच आएंगे, यानी स्टेडी डायरेक्ट करंट फ्लो करेगा, उसको मेजर करेंगे। अगर सिग्नल, इफ द इलेक्ट्रिक सिग्नल इज रैपिड, अगर डिटेक्टर का रिस्पांस रैपिड होगा तो फिर पल्स करंट जनरेट होगा, जिसका मैग्नीट्यूड, पल्स करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल के अंदर। एक्टिविटी यानी मिकदार कैन बी काउंटेड, कैन बी डिटरमिन बाय काउंटिंग द पल्स। अब स्टूडेंट ये इसका वर्किंग था, ये इसकी वर्किंग थी। अब याद रखना, मैनी टाइप ऑफ फिलर गैस may be used in this detector। इस डिटेक्टर में बहुत सारी टाइप की फिलर गैस यूज की जा सकती हैं, इवन एयर भी यूज की जा सकती है। फॉर द अल्फा पार्टिकल डिटेक्शन, चेंबर के अंदर जो गैस होती है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है, और थिन एल्यूमिनियम विंडो रिक्वायर होती है एट द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल। चूंकि आपके अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर लो होती है, बीटा पार्टिकल के लिए हैवी विंडो यूज की जाती है ताकि अल्फा पार्टिकल उससे गुजर ही ना सकें, सिर्फ बीटा पार्टिकल डिटेक्टर के अंदर एंटर हों, और हाई गैस प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, 1 एटमॉस्फेरिक से ज्यादा गैस प्रेशर रिक्वायर्ड होता है ताकि जो लो आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी है उसको किसी हद तक इंक्रीज किया जा सके, ताकि बीटा पार्टिकल जब ट्रेवल करें उनकी पेनिट्रेशन पावर हाई होती है ताकि ज़्यादा गैस मालिक्यूल हो, उससे कुछ ना कुछ प्राइमरी आयन प्रोड्यूस हो जाएं। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, जो गैमा रेज होती हैं उसके लिए भी आप इवन लेड की विंडो यूज़ करते हैं, और उसके लिए भी आप हाई प्रेशर यूज़ करते हो। तो ये हमारे पास है आयोनाइजेशन चेंबर। अब याद रखना इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि अल्फा पार्टिकल और हाई आयोनाइजिंग पावर पार्टिकल को क्या कर सकता है, उसकी डिटेक्शन के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। इवन न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन को भी इससे डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन न्यूट्रॉन के लिए हमें क्या करना होता है, फिलर गैस चेंज करनी होती है, वहां पे हमें बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 यूज करनी होती है। इसकी लिमिटेशन क्या है, आयोनाइजेशन डिटेक्टर की जो लिमिटेशन है वो ये है आयोनाइजेशन चेंबर की कि लो आयोनाइजिंग पावर पार्टिकल यानी बीटा रेज और गैमा रेज, चूंकि इससे जो पल्स जनरेट होगी उसकी हाइट बहुत कम होगी, उसकी डिटेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत होगी, जिससे डिटेक्टर की कास्ट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो नॉर्मली इसे प्रेफर किया जाता है टू डिटेक्ट ओनली हाई आयोनाइजिंग पावर पार्टिकल। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पहला गैस फील्ड डिटेक्टर था जिसको हमने नाम दिया आयोनाइजेशन चेंबर का। स्टूडेंट दूसरी टाइप का गैस फील्ड डिटेक्टर है, उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल काउंटर। अब हमने अभी पढ़ा है कि जो गैस आयोनाइजेशन चेंबर होता है, जो आयोनाइजेशन चेंबर होता है उसका ड्रॉबैक ये है कि वो लो आयोनाइजिंग पावर रेडिएशन को सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम किया गया है बाय यूजिंग प्रोपोर्शनल काउंटर। प्रोपोर्शनल काउंटर का एम क्या है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ सेकंड टाइप ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर। It is a device used to detect nuclear particle, especially particle of low ionizing power, जिनको आयोनाइजेशन चेंबर आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट प्रिंसिपल पे बात करते हैं। इस डिटेक्टर का भी प्रिंसिपल ऑलमोस्ट गैस फील्ड डिटेक्टर जो दूसरे होते हैं उनकी तरह ही है। क्या मतलब इस बात का कि ये डिटेक्टर वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल दैट कि जब वोल्टेज सफिशिएंटली इंक्रीज की जाए,
जब वोल्टेज सफिशिएंटली इंक्रीज की जाए, जो प्राइमरी आयन प्रोड्यूस हों बाय द इंट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल विद द फिलर गैस, वो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन कर लें। जब वो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन करें और मूव करें टुवर्ड द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रॉन इन द पाथ, जब वो टुवर्ड्स एनोड मूव करें, पाथ के अंदर रास्ते में वो और गैस को क्या करें, आयोनाइज कर लें। इस तरह सेकेंडरी आयोनाइजेशन काज करें। इस तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ट्यूब के अंदर, जिससे ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, जिससे लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी, ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगी और काफ़ी डिटेक्टेबल हाइट की हमारे पास पल्स जनरेट होगी। ये इसका थोड़ा सा फर्क है इसके प्रिंसिपल में। यानी हमारे पास यहां पे सेकेंडरी आयोनाइजेशन का फिनोमेना होता है। सेकेंडरी आयोनाइजेशन का फिनोमेना क्यों होता है? सेकेंडरी आयोनाइजेशन का फिनोमेना होता है ड्यू टू इंक्रीज वोल्टेज। चूंकि ये रीजन जो वर्क करता है, इसकी वोल्टेज रेंज 1000 to 2000 वोल्ट होती है। अब स्टूडेंट, इसकी कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली इसकी कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली आयोनाइजेशन चैम्बर की तरह ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग भी इसकी ऑलमोस्ट वही है। अब इसकी वर्किंग क्या होती है स्टूडेंट? हाँ, इसमें एक काम किया जाता है। इसमें हमारे पास जो फिलर गैस होती है वो आर्गान और मीथेन का मिक्सचर होता है। 90% आर्गान होती है, 10% हमारे पास मीथेन होती है। मीथेन इसमें क्यों यूज की जाती है, इस पे मैं बात करता हूं। अब स्टूडेंट, क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होगी कि न्यूक्लियर पार्टिकल जब एंटर होंगे प्रोपोर्शनल काउंटर के अंदर, इसमें जो गैस होगी उसको वो एंट्रैक्ट करके आयोनाइज करेंगे। जब न्यूक्लियर पार्टिकल गैस को आयोनाइज करेंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेंगे। चूंकि पोटेंशियल अक्रॉस द इलेक्ट्रोड काफी है, उसकी बड़ी वैल्यू है, उसकी ज्यादा मिकदार है, ये पोटेंशियल क्या करेगी, पावरफुली अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज आयन को। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स एनोड, और पॉजिटिवली चार्ज आयन मूव करेंगे टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स कैथोड। पॉजिटिवली चार्ज आयन कैथोड की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जबकि क्या होगा, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं, अब पॉजिटिवली चार्ज आयन मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड। चूंकि पोटेंशियल काफी है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे हायर वेलोसिटी के साथ, तो ये और गैस को भी क्या करेंगे, आयोनाइज कर देंगे। इस तरह नंबर ऑफ आयंस और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड को स्ट्राइक, जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड को स्ट्राइक करेंगे, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी मिकदार भी ज्यादा होगी। अब ये करंट जब मूव करेगा एक्सटर्नल सर्किट में अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगी, हमारे पास जो बनेगी पल्स बनेगी, उसकी हाइट ज्यादा होगी, उस सिग्नल को इजीली मेजर किया जा सकेगा। अब ये जब इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे एट द कैथोड, तो क्या होगा स्टूडेंट, कैथोड पे जो पॉजिटिवली चार्ज आयन थे, ये उन इलेक्ट्रॉनों को गेन करके दोबारा न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज आयन गेन करेंगे, तो स्टूडेंट इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज आयन गेन करके इस एटमों के सर्कल में शेल के अंदर घूमेंगे, इस अट्रैक्शन से फोटॉन निकलेंगे। अब ये जो फोटॉन निकलेंगे, ये फोटॉन इंटरेक्ट कर सकते हैं, इनर सरफेस ऑफ व्हाट, इनर सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर, दिस कैथोड। चूंकि ये मेटल का बना हुआ है, जब ये फोटॉन इस मेटल की अंदर सरफेस को स्ट्राइक करेंगे, तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एमिशन होगी, अब फोटो इलेक्ट्रॉन की एमिशन से प्रॉब्लम क्या होगा, जो न्यूक्लियर पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन निकाले थे, उनसे जो सेकेंडरी आयन प्रोड्यूस हुई थी, वो मैग्निफिकेशन फैक्टर था। अब जब ये इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, तो हमारा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं रहेगा। हम समझेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर पार्टिकल्स आए हैं, लेकिन ये कुछ इलेक्ट्रॉन इन फोटॉन के
जो सिलेंडर है उसके इंट्रैक्शन से फोटो इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस हुए हैं। अब इन फोटो इलेक्ट्रॉन से एमिशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, 10% मीथेन यूज किया है। मीथेन इन फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगी, इस तरह ये फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन काज नहीं कर सकेंगे। हमारे पास जो पल्स जनरेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी ऑफ द डेसिपेटेड एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर पार्टिकल डेसिपेटेड इन द डिटेक्टर, उस पे डिपेंड करेगी। इस तरह इसलिए हमने ये फिलर गैस यहां पे यूज की है। अब स्टूडेंट एक पॉइंट याद रखना, अगर हमारे पास न्यूक्लियर पार्टिकल स्पीडली एंटर हो रहे हैं तो फिर कुछ टाइम के लिए ये डिटेक्टर डेड हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए ये डिटेक्टर वर्क नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? जब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन की चूंकि मूवमेंट स्लो होती है, पॉजिटिवली चार्ज आयन की मूवमेंट स्लो होगी तो ये इस इलेक्ट्रोड के क्रॉस स्पेस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। जब पॉजिटिवली चार्ज आयन इलेक्ट्रोड पे पहुंचेंगे फिर इलेक्ट्रॉन उनको गेन करेंगे और फिर और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयन अभी इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए, ये चूंकि इनका साइज बड़ा होता है, ये निस्बतन स्लो मूव करेंगे टुवर्ड द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रॉन पहले आपके पास आ चुके होंगे, जब इलेक्ट्रॉन सैचुरेट हो चुके होंगे तो फर्दर इलेक्ट्रॉन इसमें मूवमेंट नहीं करेंगे। अगर हमारे पास इस दौरान कोई और न्यूक्लियर पार्टिकल एंटर हो गया तो उसकी डिटेक्शन नहीं हो सकेगी। अब इस टाइम को डेड टाइम कहते हैं। प्रोपोर्शनल काउंटर में चूंकि सेकेंडरी आयोनाइजेशन से फर्दर आयोनाइजेशन नहीं होती, एवलांचे इफेक्ट नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव आयन की तादाद कम होती है, इसलिए डेड टाइम आमतौर पे 1 माइक्रोसेकंड होता है, बहुत ही कम होता है। बहरहाल ये इशू भी इसका हो सकता है इस डिटेक्टर का। तो स्टूडेंट ये डिटेक्टर ऑपरेट करता है V2 to V3 रीजन के अंदर। आमतौर पे जो मैग्निफिकेशन फैक्टर लगता है प्राइमरी आयोनाइजेशन को सेकेंडरी आयोनाइजेशन की वजह से, वो 500 to 10,000 मैग्निफिकेशन फैक्टर लग सकता है। तो इसका ये हमारे पास दूसरा गैस फील्ड डिटेक्टर था जिसको हमने नाम दिया किसका, प्रोपोर्शनल काउंटर का नाम दिया। तो स्टूडेंट हमारे पास इसी में तीसरी टाइप का डिटेक्टर है जिसको गेगर मुलर काउंटर कहते हैं, उस पर बात करता हूं। स्टूडेंट तीसरी टाइप का गैस फील्ड डिटेक्टर है गेगर मुलर काउंटर। स्टूडेंट ये थर्ड टाइप डिटेक्टर है, इट इज अ थर्ड टाइप ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर। इट इज यूज्ड टू मेजर द एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियर एमिशन। इसको मोस्टली न्यूक्लियर एमिशन की एक्टिविटी फाइंड करने के लिए, मिकदार फाइंड करने के लिए, तादाद फाइंड करने के लिए यूज होता है। चूंकि ये जो डिटेक्टर होता है ये डिफरेंट एनर्जी के न्यूक्लियर पार्टिकल के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, फर्क नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता उस पर मैं बात करूंगा। अब स्टूडेंट इसका भी प्रिंसिपल एग्जैक्टली वही है जो आयोनाइजेशन चेंबर और जो प्रोपोर्शनल काउंटर का था। यानी इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर पार्टिकल एंटर होते हैं इनटू द डिटेक्टर, वहां पे जो फिलर गैस होती है उसको ये आयोनाइज करते हैं। न्यूक्लियर पार्टिकल या रेडिएशन जब फिलर गैस को आयोनाइज करते हैं तो यहां पे क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड बहुत ही ज्यादा होती है। अब इससे जो प्राइमरी आयन प्रोड्यूस हुए उनको बहुत ज्यादा स्पीड मिलेगी टुवर्ड द इलेक्ट्रोड। अब ये क्या कर देंगे, ये सेकेंडरी आयन प्रोड्यूस करेंगे, वो सेकेंडरी आयन आगे मूव करते हुए और आयन प्रोड्यूस करेंगे, वो आयन और आयन प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और पूरे की पूरी गैस क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। यानी शुरू में जो प्राइमरी आयोनाइजेशन हुई उसकी कितनी तादाद थी, इस पे आप ओवरऑल आयोनाइजेशन डिपेंड नहीं करेगी। शुरू में अगर प्राइमरी आयोनाइजेशन से कम आयन प्रोड्यूस हुए या ज्यादा आयन प्रोड्यूस हुए, बहुत ही हाई वोल्टेज की वजह से सेकेंडरी आयोनाइजेशन इतनी ज्यादा होगी कि सारे की सारी गैस ट्यूब के अंदर क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। बहुत बड़ी तादाद में जो आयंस और इलेक्ट्रॉन बने वो इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंचेंगे और बहुत बड़ी मिकदार में करंट प्रोड्यूस होगा। करंट जब मूव करेगा अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी, पल्स हाइट बहुत ज्यादा होगी। वो अल्फा पार्टिकल हो, बीटा हो या गामा रेज हो, पल्स हाइट बराबर होगी। तो इसलिए इस डिटेक्टर को क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली ऑलमोस्ट उसी तरह की है कि इसमें भी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जिसे गेगर मुलर ट्यूब कहते हैं, कॉपर की बनी हो सकती है,
टंगस्टन की वायर होती है, इंसुलेटिंग प्लग होते हैं, लोड रेजिस्टेंस होती है, बैटरी होती है, कैपेसिटर होता है, एम्पलीफायर होता है और बाद दफ़ा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगाया होता है जैसे डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं, जो अनवांटेड सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, और आखिर पे काउंटर होता है। एग्जैक्टली वही कंस्ट्रक्शन है। अब गेगर मुलर काउंटर या गेगर मुलर डिटेक्टर जो होता है वो V4 to V5 वोल्टेज रेंज में ऑपरेट होता है। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एक ग्राफ पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में गैस फील्ड डिटेक्टर के नाम से उसका लिंक मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। गेगर मुलर काउंटर आर ऑपरेटेड इन V4 to V5 वोल्टेज रेंज, जहां पे आयन करंट एम्पलीफिकेशन जो होती है, आयन करंट एम्पलीफिकेशन जो होती है वो 10⁹ तक होती है। हर पार्टिकल जो न्यूक्लियर पार्टिकल या रेस से जो हर पार्टिकल प्रोड्यूस होगा आयन या पॉजिटिव चार्ज, वो एवलांच इफेक्ट काज करेगा, वो एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा और कैटायन प्रोड्यूस करेगा। इससे क्या होगा, बहुत बड़ी मिकदार में करंट प्रोड्यूस होगा, जिससे बहुत ज़्यादा हाइट की पल्स प्रोड्यूस होगी, जिसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकेगा। अब स्टूडेंट, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? इसका मैकेनिज्म ये होता है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियर रेडिएशन है। न्यूक्लियर रेडिएशन ने ये गैस के एटम को आयोनाइज किया, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया। अब चूंकि इस रीजन में वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई है, 2000 to 3000 वोल्टेज होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड के साथ मूव करेगा टूवर्ड्स एनोड, बहुत हाई स्पीड से मूव करेगा। तो ये हाई स्पीड से जब मूव करेगा तो ये एक और गैस एटम को स्ट्राइक करेगा। अब एक ये इलेक्ट्रॉन आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया। अब इसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन फर्दर यही काम करेगा और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। इस तरह एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब ये बहुत ज़्यादा आयन और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रोड पे पहुंचेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो इससे जो पल्स बनेगी उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस रीजन कंटिन्यूस नहीं होती। इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन कंटिन्यूस नहीं होती। क्यों? चूंकि जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे टूवर्ड्स एनोड, जबकि पॉजिटिवली चार्ज जो आयन्स हैं वो स्लो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में स्लो मूव करेंगे। एज अ रिजल्ट स्पेस चार्ज डेवलप होगा अक्रॉस दिस। यहाँ पे आयन ही नहीं होंगे जिनको इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो जाएं, तो हमारे पास स्पेस चार्ज डेवलप होगा अक्रॉस कैथोड। चूंकि पॉजिटिव आयन स्लो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे, तो कुछ देर के लिए करंट स्टॉप हो जाएगा। अब कुछ देर के लिए डिटेक्टर क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। कुछ टाइम के लिए हमारे पास जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो टर्मिनेट हो जाएंगे टू एनोड। नेट इफेक्ट क्या होगा कि मोमेंटरी पल्स ऑफ करंट, और फिर क्या होगा, मोमेंटरी पल्स ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा, फिर कुछ टाइम के लिए कुछ भी नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए इंस्ट्रूमेंट स्टॉप हो जाएगा। इस टाइम को डेड टाइम कहते हैं। चूंकि गेगर मुलर काउंटर के अंदर बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन होती है, पॉजिटिव आयन की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका जो डेड टाइम होता है वो प्रोपोर्शनल काउंटर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है, जो 50 से लेकर 200 माइक्रोसेकंड तक हो सकता है। अ स्पेस चार्ज इज डिसिपेटेड बाय द माइग्रेशन ऑफ कैटायन टू द वॉल ऑफ चैम्बर। अब क्या होता है, जो स्पेस चार्ज होता है, यहाँ पे जो स्पेस चार्ज हुआ, जब ये कैटायन इस वाल पे पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो जाएंगे, अब फिर इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। इस तरह ये स्पेस चार्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन ये इसका ड्रॉबैक आता है, ये इस डिटेक्टर का ड्रॉबैक होता है कि ये हमारे पास इसका काफ़ी बड़ा डेड टाइम है। अब स्टूडेंट, हमारे पास इस डिटेक्टर के अंदर हम कौन सी फिलर गैस यूज़ करते हैं? स्टूडेंट, फिलर गैस इस डिटेक्टर में यूज़ की जाती है आर्गन,
with some low concentration of organic substance like alcohol or methane। अल्कोहल और मीथेन इस डिटेक्टर में क्यों यूज़ की जाती है? अल्कोहल या मीथेन आर्गन के साथ यूज़ की जाती है। इसका फंक्शन वही है जो प्रोपोर्शनल काउंटर में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन रोकने के लिए मीथेन यूज़ की थी। यानी चूंकि इस डिटेक्टर में बहुत ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होते हैं, अब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज आयन उन इलेक्ट्रॉनों को गेन करके दोबारा न्यूट्रल एटम बनाएंगे, तो अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी फोटॉन की फॉर्म में, वो फोटॉन इनर वॉल ऑफ द मेटालिक सिलेंडर से इंटरेक्ट करके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन काज कर सकते हैं। इस एमिशन को अवॉइड करने के लिए हम अल्कोहल 10% और 90% आर्गन इस टू में यूज करते हैं। अल्कोहल इन फोटॉन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को अवॉइड करता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट याद रखना, चूंकि गेगर मुलर काउंटर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में आयंस और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आयंस और इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन की वजह से इस डिटेक्टर में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो बहुत हाई वैल्यू का होगा। जब ये हाई वैल्यू करंट मूव करेगा अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी और इस तरह जो सिग्नल मिलेगा वो पल्स ज़्यादा हाइट की मिलेगी हमें। तो इस तरह गेगर मुलर काउंटर में बाज़ दफ़ा एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए स्टूडेंट ये डिटेक्टर इनएक्सपेंसिव होते हैं, इनकी कास्ट कम होती है। इन डिटेक्टर को यूज़ किया जा सकता है टू डिटेक्ट द न्यूक्लियर एमिशन ऑफ ऑल काइंड, यानी इन डिटेक्टर से अल्फ़ा बीटा गैमा तमाम रेडिएशन डिटेक्ट की जा सकती हैं। ये डिटेक्टर बेसिकली एक्टिविटी को डिटरमिन करेंगे। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने डिस्क्राइब कर दिया टाइप्स ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर्स। अभी डिटेक्टर्स पे और सेशन भी आने बाकी हैं। अगर स्टूडेंट आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, लाइक इट एंड डू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। चूँकि ये रेडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल स्पेशलाइजेशन का कोर्स है, अगर आप एनालिटिकल स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं विद एनालिटिकल स्पेशलाइजेशन विद इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन, तो आपको बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री लाजमी सीखनी है। बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री पे मेरे सेशन अपलोड होते हैं हफ्ते में 3 दिन, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में जाते हैं, जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आपकी स्पेशलाइजेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो फिर आपसे एनालिटिकल की बेसिक पूछी जाती है और इसको केमिस्ट्री का दर्जन 13 कहते हैं। ये फ़र्क डालने वाला सब्जेक्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री के बाकी स्पेशलाइजेशन के मुकाबले में। इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसके फील्ड ज़्यादा होते हैं, इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा है, इसका स्कोप ज़्यादा है, लेकिन ये सारी बातें उनके लिए हैं जिनको ये आती है। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे एट होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।